लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार हियरिंग चल रही है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 7वां दिन था और आज 7वें दिन भी संवैधानिक खंडपीठ, जिसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत हैं, वो इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। लगभग 20 के करीब पिटिशंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग हैं। और इन 20 पिटिशंस में केंद्र सरकार ने जो 2019 में फैसला लिया, जिसमें 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को अमेंड किया गया, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया और उस विभाजन के बाद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन का जो कानून आया, उस कानून को भी मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर पर लागू कर दिया गया है। उसी कानून से निकली हुई डिलिमिटेशन को भी मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया है। और उसके अलावा भी जो कुछ सिफारिशात जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के कानून में थी, 31 अक्टूबर 2019 तक और 31 अक्टूबर 2020 तक वो तमाम सिफारिशात लागू हो चुकी हैं। 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करना शुरू की और उसके बाद आज 7वां दिन और आज 7वें दिन कुछ अहम बातें हुई हैं। और उसमें सबसे अहम बात यह है जो सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि इसमें मैंने आपको कहा यह सुनवाई है, इसमें वकीला साहिबान अपनी बात रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट उनसे सवाल कर रही है और सुप्रीम कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशंस दे रही है। ये जजमेंट नहीं है, ये फैसला नहीं है, फैसला अभी बहुत दूर है। फैसले को अखज़ करना भी किसी के लिए मुमकिन नहीं है कि फैसला क्या आएगा। जहां तक जो पिटिशनर हैं उन्हें लगता है कि शायद उनकी दलीलों में दम है और आर्टिकल 370 को लेकर शायद सुप्रीम कोर्ट उनके हक में कोई फैसला दे दे। केंद्र सरकार को यह लग रहा है कि जो उनके पास दलील है वो इतनी पक्की है कि उस दलील की बुनियाद पर वो सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर कन्विंस कर सकेंगे कि जो आर्टिकल 370 को उन्होंने अमेंड किया वो किसी भी तरीके से गलत नहीं है। फिलहाल दलाइल दे रहे हैं पिटिशनर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वकील और उसके अलावा पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के वकील, जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद गनी लोन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। और आज एक और तस्वीर आई, PDP नेता महबूबा मुफ्ती वो आज अजमेर दरगाह पहुंची हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, क्या कुछ हुआ, अभी तक बहुत सारी चीजें आप तक पहुंची भी होंगी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज भी डिबेट हुई। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जहां तक संविधान का ताल्लुक है, जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन का ताल्लुक है, यह कहना कि कॉन्स्टिट्यूशन में ताकत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन खुद में बहुत ताकतवर है और कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी कर सकता है। अब बात आई जस्टिस गवई की, उन्होंने जस्टिस गवई की बात और उसी पर मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा आपके साथ ये शेयर करूंगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे वो अपने आर्गुमेंट्स दे रहे थे और उसमें उन्होंने ये कहा कि जस्टिस गवई ने पूछा कि कपिल सिब्बल ने भी यही आर्ग्यू किया कि आर्टिकल 370 का परमानेंट कैरेक्टर है। इस पर सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करेगी, उसी रेजोल्यूशन के ऊपर जो प्रेसिडेंट हैं वो एक्ट करेंगे। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये आर्टिकल ने अपना जीवन जी लिया है और जो मकसद इसका था वो मुकम्मल हो चुका है। आर्टिकल 371A, 370 और उसके बाद 371 नहीं 371 सर्वाइव करता है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर संविधान बाद में अमेंड किया जाता है और जम्मू कश्मीर पर नए आर्टिकल संविधान के लागू करने हैं, फिर उस क्लॉज का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बहुत अहम सवाल उनसे पूछा कि अगर आर्टिकल 370 का जो मकसद था, यह आपने बहुत ध्यान से सुनना है, आर्टिकल 370 का जो मकसद था, अगर वो मकसद पूरा हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के खत्म होने के बाद, यानी 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम शुरू किया, संविधान बनाया, 1957 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का खात्मा हो गया, तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 370 का जो काम था वो मुकम्मल हो गया, तो फिर ये बताइए 1957 के बाद, 1957 के बाद जो संवैधानिक ऑर्डर
जम्मू कश्मीर पर लागू किए गए वो क्यों किया गया। और उसके बाद ये जो आप कह रहे हैं कि 370 जो है, जो 370 का काम था वो 370 ने कर दिया, अब 370 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, तो उन्होंने कहा लेकिन ये एक हकीकत है कि 370 ने अपना मकसद पूरा किया। ये इस जब हम उन्होंने कहा कि 370 ने अपना मकसद पूरा किया, इस क्लेम को ये बात झटका पहुंचाती है कि उसके बाद जो अलग अलग संवैधानिक ऑर्डर निकाले गए और जम्मू कश्मीर पर लागू किए गए, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब 370 आज भी 370 एग्जिस्टेंस में, 370 जिंदा है। यानी 370 कोई ऐसा प्रावधान नहीं था जिस प्रावधान के होते हुए संवैधानिक बदलाव जम्मू कश्मीर में नहीं किए गए। उन्होंने कहा जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स 1957 के बाद भी इशू किए गए वो कैसे इशू किए गए, ये सवाल उन्होंने पूछा। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो आपने कहा अगर वो बिल्कुल सही है तो उसके बाद फिर उसका मतलब यह है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जिस असेंबली ने जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया, जब उसने 1957 में अपना काम मुकम्मल किया तो उसके बाद तो संविधान के अंदर कोई संशोधन होना नहीं चाहिए था। लेकिन आप खुद देखिए जो संवैधानिक गतिविधियां जम्मू कश्मीर में हुई हैं वो इस बात को झुटलाती हैं। और उसके बाद संवैधानिक जो अमेंडमेंट्स हैं, जो बदलाव है वो होते रहे हैं, संशोधन होते रहे हैं और 2019 तक लगातार होते रहे हैं। यानी ऐसा नहीं हुआ कि संविधान के अंदर संशोधन होने बंद हुए। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि 371 वो है, फिर आप ये नहीं कह सकते कि 373 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। या तो सब सारे का सारा 370 है या सब का सब खत्म हो जाता है। यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे से पूछा। इस पर उन्होंने जवाब में यह कहा कि मैं ताकत की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा इस संवैधानिक संशोधन से हो सकता था। इन्होंने कहा कि एक नैरेटिव है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है क्योंकि आर्टिकल 370 है, और उन्होंने कहा यह बिल्कुल गलत है। उन्होंने यह भी आगे कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया कि उन्होंने भी इस नैरेटिव को रिजेक्ट किया था। अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सवाल पूछा बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि अगर आप कहते हैं कि 370 परमानेंट हो गया तो फिर यह बताइए कि 1957 में आपने खुद कहा कि 370 ने जो काम करना था, 370 के जरिए जो काम होना था वो हो गया। अगर वो हो गया तो उसके बाद जो संवैधानिक संशोधन जम्मू कश्मीर में हुए, जो परिवर्तन 1957 के बाद आए, वो सारे परिवर्तन कैसे आए, वो किस रास्ते से आए। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप 370 के किसी एक पार्ट को कहें कि जनाब ये पार्ट तो एग्जिस्ट करता है और दूसरे पार्ट के लिए कहें कि एग्जिस्ट नहीं करता। या तो 370 में जो कुछ था वो सब कुछ गया, या तमाम चीजें आज भी जिंदा हैं। तमाम, क्योंकि संविधान को लेकर यह कहा जाता है संविधान एक जिंदा डॉक्यूमेंट है। जिंदा क्यों? आप जिस भी चीज के अंदर संशोधन करें, आप जिस भी चीज के अंदर बदलाव ला सकते हो, संशोधन कर सकते हो, अमेंडमेंट्स करते हो, तो इसका मतलब इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो ये लिविंग डॉक्यूमेंट है। उसके बाद उन्होंने आगे और एक चीज कही, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में साफ तौर पर यह पता चलता है कि आर्टिकल को रहना था। आर्टिकल 370 कैन नॉट बी रिपील्ड बाय यूजिंग आर्टिकल 373। यानी आप आर्टिकल 370 को आर्टिकल 373 इस्तेमाल करके एब्रोगेट नहीं कर सकते हैं। इस पर जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा यह संविधान के स्टैट्यूट्स में है, कोई रिपील नहीं हुआ है। यह बात भी उन्होंने आज कही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा आर्टिकल 370 तो अभी भी है, रिपील तो हुआ नहीं। रिपील का मतलब हो गया कि आपने इसको संविधान से बाहर निकाल दिया। ये जो संविधान का पार्ट आज भी आर्टिकल 370 है। तो उस पर सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा नो, दिस हैज बीन डिलीटेड। उन्होंने कहा नहीं, इसको डिलीट कर दिया गया है। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा अब संविधान के जितने भी प्रावधान हैं वो सभी के सभी जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक और इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आप क्या हमसे इस बात का जुडिशियल रिव्यू मांग रहे हैं कि हम एसेस करें
कि सरकार की नीयत क्या थी आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के लिए। उन्होंने कहा जो जुडिशियल रिव्यू है वो सिर्फ ये चीज देखने के लिए है कि क्या संविधान का उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने कहा अगर इसमें कोई शक नहीं है कि अगर संविधान का उल्लंघन हुआ होगा तो कोर्ट इंटरवीन करेगी, लेकिन अगर आप बात ये कर रहे हैं कि हम जुडिशली रिव्यू करें कि क्या सूझबूझ रही होगी, क्या विजडम इसके पीछे रही होगी, इस फैसले के पीछे कि हमको आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना है, तो सीजेआई ने यह सवाल जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपसे, यहां पर सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने यह कहा कि मैं आपसे यह कह रहा हूं कि संविधान के साथ जो फ्रॉड किया गया है, ठीक है, उन्होंने यह कहा कि यह जो ताकत का इस्तेमाल किया गया, यह ताकत का इस्तेमाल सही नहीं था और यह सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि जम्मू कश्मीर की असेंबली डिसॉल्व कर दी गई थी, पार्लियामेंट के पास ताकत थी, राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के पास ताकत थी आर्टिकल 356 के तहत। उन्होंने यह कहा कि आप इतिहास को दोबारा लिख नहीं सकते हैं और खासतौर पर संविधान के इतिहास को। उन्होंने फिर से कहा कि कोई ताकत नहीं है आर्टिकल 370 को आर्टिकल 373 के तहत एब्रोगेट करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो एब्रोगेशन की एक्सरसाइज हुई है मुकम्मल तौर पर फ्रॉड हुई है। बीजेपी का मैनिफेस्टो था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम एब्रोगेट करेंगे जब भी हम आएंगे, और उसके बाद उन्होंने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने ही खुद कहा था कि जब आप कोई मैनिफेस्टो अपना तैयार करते हैं, वो संविधान की जो स्पिरिट है, संविधान की जो स्कीम है, उसके खिलाफ नहीं हो सकता। यानी आप जब भी अपना मैनिफेस्टो तैयार करें, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि संविधान क्या कहता है। कोई भी मैनिफेस्टो, उस मैनिफेस्टो के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं रखी जा सकती जो संविधान के खिलाफ जाती हो। ये तमाम बातें उन्होंने कही और उसके बाद उन्होंने दोबारा से कहा कि राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप नहीं है, मेजॉरिटी नहीं बोलती है, बल्कि संविधान जो कहेगा वही होना चाहिए। ये दुष्यंत दवे के आर्गुमेंट्स थे, उनके आर्गुमेंट्स खत्म हुए। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आज के दिन की बात की जाए तो बहुत अहम सवालात जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछे हैं। उसके बाद आगे थोड़ा सा और चलते हैं। उसके बाद शेखर नफाड़े ने इसके ऊपर उन्होंने बहस शुरू की और उन्होंने भी इसी चीज पर जोर दिया कि जो जम्मू कश्मीर का संविधान है उसे भारत का संविधान रिकॉग्नाइज करता है। नवंबर 2018 में लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व कर दी गई। जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे उन्होंने जम्मू कश्मीर के संविधान के जो ताकतें थी वो ताकतें उनके पास थी और उसके बाद आर्टिकल 356 के तहत एक ऑर्डर इशू किया गया दिसंबर में और उसके बाद उन्होंने तफसील दी कि उसके बाद क्या कुछ हुआ। तो उन्होंने जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लेकर भी कहा कि यह असंवैधानिक तरीके से बनाया गया कानून है, यह कानून सही नहीं है। और उसके बाद उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक अहम सवाल पूछा। उन्होंने कहा क्या होता है जब आप दो राज्यों को आपस में मिलाते हैं। इस पर नफाड़े ने कहा कि जो राज्यों का गठन है वो बेसिक स्ट्रक्चर है और आप जम्मू कश्मीर को इससे बाहर नहीं देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर पर उसका असर क्या होगा। सब कुछ उलट पलट दिया गया है। लद्दाख की राज्यसभा में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई लोकतंत्र नहीं है। लद्दाख का राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद उन्होंने लोकसभा की बात की, आर्टिकल 81B की बात की और उन्होंने कहा कि तमाम जितनी भी यूटीज हैं उसमें कम से कम 20 स्टेट्स होनी चाहिए। और उन्होंने कहा जेएनके की लोकसभा में इस वक्त प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फिर उन्होंने कहा ये डिस्क्रिमिनेशन है, ज्यादती है और ये आर्टिकल 14 की वायलेशन है। उसके बाद और बहुत सारी चीजें हैं जिन पर उन्होंने लंबी चौड़ी बहस की और लगातार वो कोर्ट के सामने उन्होंने यही गुहार लगाई कि आर्टिकल 370 को अमेंड करने का जो तरीका था वो असंवैधानिक तरीका था। उसके बाद एक और चीज मैं आपको बताऊं कि इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने जो आर्टिकल 370 को लेकर बहुत सारी अपने दलाइल दिए, उन दलाइल को लेकर भी मैंने
मैंने जैसे आपको कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा कि हमको सिर्फ ये देखना है कि संविधान क्या कहता है और क्या सब चीजें संविधान के मुताबिक हुई हैं। अगर संविधान का उल्लंघन हुआ है तो हम बिल्कुल उसमें इंटरवीन करेंगे, लेकिन अगर संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ है वो भी हमको देखना है। उसके बाद जिसमें मैंने आपको कहा कि उन्होंने बात कही, चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ये बताइए कि जो इतने सारे संवैधानिक ऑर्डर्स पास किए गए और भारत के संविधान के जो प्रोविजंस जम्मू कश्मीर पर लागू होते थे उन्हें मॉडिफाई किया गया और 64 साल तक ये होता रहा, तो अगर आर्टिकल 370 1957 में ही मर गया था तो फिर इतने सारे संवैधानिक ऑर्डर हो कैसे रहे थे? इन्हें जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली रेटिफाई कैसे कर रही थी? तो इस पर सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा कि जो क्लॉज 3 है आर्टिकल 70 का, सिर्फ वही क्लॉज आर्टिकल 370 का क्लॉज 3 है, उसी वही एक क्लॉज है जिसकी डेथ हो चुकी है, बाकी आर्टिकल जो है वो लिविंग है। उन्होंने कहा कि क्लॉज 1 जो आर्टिकल 370 का है जिसमें पार्लियामेंट्री कानून जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं, उसकी अगर हम बात करें उसमें या तो वो उसमें जम्मू कश्मीर की सरकार की कंकरेंस की जरूरत है। उन्होंने कहा वो अगस्त 2019 तक बिल्कुल लागू हो रहा था। और जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स का ताल्लुक है वो क्लॉज 1 आर्टिकल 370 के तहत इशू होते थे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि क्लॉज 3 क्लॉज 2 जो आर्टिकल 370 का है वो डेड है। क्लॉज 2 कंसर्न लॉज व्हिच आर मेड बाय पार्लियामेंट विद द कंकरेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो जहां तक क्लॉज 2 का ताल्लुक है ये उन कानूनों से डील करता है जो पार्लियामेंट ने जम्मू कश्मीर की सरकार की कंकरेंस से बनाए थे जम्मू कश्मीर के संविधान के बनने से पहले। उन्होंने कहा कि इन तमाम कानूनों को भी असेंबली को रेटिफाई करना था और उसके बाद क्लॉज 2 जो है उसका इस्तेमाल बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा क्लॉज 2 और क्लॉज 3 की वजह से ही आर्टिकल 370 को टेम्पररी आर्टिकल कहा जाता था। यह बात जस्टिस दुष्यंत दवे ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने कही। और उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही, उन्होंने ये कहा कि ये ऑब्जर्वेशंस, मैं पहले बता दूं ये जजमेंट नहीं है, जजमेंट जज साहिबान लिखेंगे, ऑब्जर्वेशंस इंपॉर्टेंट हैं, इससे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और जो है इस केस की बढ़ जाती है और पता चलता है कि जज साहिबान क्या सुन रहे हैं, वकील साहिबान क्या बोल रहे हैं और क्या वकीलों के बोलने का असर कितना जो है वो जज साहिबान के ऊपर हो रहा है। जैसे उन्होंने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कही, संवैधानिक खंडपीठ ने यह कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी संवैधानिक प्रावधान को रोक सकते हैं रिलेटिंग टू एनी अथॉरिटी इन द स्टेट। किसी भी राज्य में किसी भी अथॉरिटी को लेकर अगर कोई संवैधानिक प्रावधान है वो उसको रोक सकते हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा, क्योंकि ये बेसिकली मामला ये था जब सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन में विभाजित नहीं किया जा सकता था और ना ही आर्टिकल 370 को एब्रोकेट किया जा सकता था, क्योंकि यह ताकत केवल और केवल जेएंडके लेजिस्लेटिव असेंबली के पास थी। तो उस पर संवैधानिक खंडपीठ ने यह कहा कि यह कंटेशन आपका बहुत ब्रॉड है और बहुत वाइड है, और उन्होंने यह कहा कि इतना ब्रॉड प्रपोजिशन आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 को लेकर सही नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज यूज्ड इन आर्टिकल 356(1)(c)। उन्होंने कहा मान लीजिए 2 राज्यों के बीच में कोई डिस्प्यूट है जिसे संभव नहीं है रिजॉल्व करना, और उसके बाद मान लीजिए केंद्र सरकार बीच में आती है बाउंड्रीज को लेकर और बाकी तमाम चीजों को लेकर, तो अगर आप ब्रॉड प्रपोजिशन बनाते हैं जो ये कर ही नहीं सकते हैं तो इसको कबूल करना जरा मुश्किल है, इसको कबूल करना आसान नहीं है। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग हुई है, आज जैसे मैंने आपको कहा 7वां दिन था, अब अगले ट्यूसडे के दिन दोबारा इसकी हियरिंग होगी। और जैसा कि मैं पढ़ रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने ये गुजारिश की है वकील साहिबान से कि आप ट्यूसडे तक अपने आर्गुमेंट्स खत्म करें, और हमने बहुत हद तक जो है पेटिशनर्स को सुन लिया है और बहुत हद तक पेटिशनर्स ने अपने तमाम दलाइल जो है वो कोर्ट के सामने रख दिए हैं। अब बारी है केंद्र सरकार की कि वो भी अपने दलाइल कोर्ट के सामने रखें। आने वाले दिनों में ये मामला और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि जब केंद्र सरकार अपना केस सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी तो उसमें
ये मेरा अपना अंदाजा है, हो सकता है मेरा अंदाजा गलत भी हो, लेकिन मेरा अपना अंदाजा यह है कि कहानी ठीक 1952 से शुरू होगी और 5 अगस्त 2019 पर जाकर खत्म हो जाएगी। और इस कहानी में मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने ऑलरेडी जो अपना एफिडेविट भी कोर्ट के सामने रखा है, जो उन्होंने ऑलरेडी जवाब दिया भी है, उसमें भी उन्होंने इन तमाम चीजों का जिक्र किया है कि किस तरीके से संविधान का इस्तेमाल किया गया, संवैधानिक संशोधन किए गए। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री होता था, मुख्यमंत्री हो गया, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति होता था, राज्यपाल हो गया, जम्मू कश्मीर में कैग का जुरिस्डिक्शन नहीं था, कैग का जुरिस्डिक्शन हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन हो गया, अन्य कई और इंस्टीट्यूशंस थे जिन इंस्टीट्यूशनों के की जुरिस्डिक्शन नहीं थी, वो जुरिस्डिक्शन कैसे हुई, उन तमाम चीजों पर जैसे आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी पूछा कि अगर आप कहते हैं कि संविधान का एक अनुच्छेद जो है वो उसका जो काम था वो खत्म हो गया और आर्टिकल 370 का काम खत्म होने के बाद अब ताकत सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पास थी, उसे क्लैरिफाई भी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने किया। उन्होंने कहा कि जहां तक संविधान का ताल्लुक है, संविधान अपने आप में बहुत ताकतवर है और संविधान ये ताकत रखता है। तो अब जाहिर सी बात है, ये अब जो आर्गुमेंट्स का जो सिलसिला है ये ट्यूसडे को दोबारा से शुरू होगा, दोबारा आपसे जुड़ेंगे। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, तारीख का एक बहुत बड़ा बाब, बहुत बड़ा एक चैप्टर जो है वो उस चैप्टर का यूं कहिए तारीख की एक किताब जो है उसका एक हिस्सा पेटिशनर्स की तरफ से जज साहिबान ने सुन लिया है। अब बाकी है हुकूमत का पर्सपेक्टिव, बाकी है केंद्र सरकार का पर्सपेक्टिव। वो भी जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा उसके बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगी। मगर बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि 1952-53 से लेकर 5 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर का जो संविधान था उस संविधान में क्या कुछ बचा हुआ था, कैसे संविधान के अंदर संशोधन किए गए, किन आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया गया, किन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के साथ क्या कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ, इन तमाम चीजों के ये तमाम दलाइल जो है ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। हमारी नजर बनी रहेगी और आपके साथ जुड़ते रहेंगे।